बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जातिगत समीकरण साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जल्द बदला जाएगा। राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इसे जानने समझने में एक से एक चतुर सियासी पंडित भी गच्चा खा जाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही यह तस्वीर भी इसी कैटेगरी की है। तस्वीर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी अमित शाह से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। फोटो 22 जुलाई की है, जब जोशी ने देश की राजधानी में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से भेंट की थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से उपजे हालात की वजह से इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। आम राय थी कि इस मुलाकात में सीपी जोशी ने अमित शाह से प्रदेश की सियासी स्थिति, बजट सत्र और उपचुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। खबर मिल रही थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर भी सीपी जोशी ने संगठनात्मक स्तर पर फीडबैक सौंपा। कयासों का दौर चल ही रहा था कि मुलाकात के कुछ ही देर बाद गुरुवार को सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं सीपी जोशी के सियासी सफर पर। 1994-95 में छात्र संघ उपाध्यक्ष बने सीपी जोशी। इसके बाद 1995-96 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। 2000 से लेकर 2005 में जिला परिषद के सदस्य रहे। 2005 से 10 में बदेसर उप प्रधान रहे। वहीं 2010 से 2014 तक जिला अध्यक्ष रहे। 2014 में पहली बार सांसद चुने गए, तो साथ ही 23 मार्च 2023 को प्रदेश अध्यक्ष बने। विधानसभा चुनाव के बाद ही सीपी जोशी ने बीजेपी आलाकमान के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को देखते हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। पर अब दोनों चुनाव होने के बाद एक बार फिर सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। सीपी जोशी के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले ही राजस्थान सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं बीजेपी आलाकमान के फैसले का वे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई जानकार मीणा की ताजपोशी की संभावना को सिरे से इनकार करते हुए दूसरे नामों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र गहलोत, मदन राठौड़, दामोदर अग्रवाल, श्रवण सिंह बागड़ी और कुलदीप धनखड़ जैसे नाम खास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव और दफ्तर उद्घाटन का जिक्र किया गया है। राजभवन के अनुमोदन के बाद गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सामान मॉडल एकेडमी और अवकाश कैलेंडर जारी किया गया। इस कैलेंडर में राजस्थान में जुलाई से सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव और कार्यालय उद्घाटन का जिक्र किया गया है। इसके बाद छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को दौसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जग्गू भगवानपुरिया पर देश भर में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर हत्या की कोशिश, हथियारों की खरीद फरोख्त सहित कई मामलों में आदतन अपराधी जैसे मामले दर्ज हैं। 30 जून को मेहंदीपुर बालाजी में हेलीपैड के पास से जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे जशनप्रीत सिंह को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में बताया कि वो जगदीप उर्फ जग्गू गैंग का सदस्य है और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता है। ऐसे में आरोपी जशनप्रीत
सिंह के तार गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से जुड़ने के बाद दौसा एसपी रंजीता शर्मा के निर्देश पर क्यूआरटी, जिला स्पेशल टीम और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस पंजाब के बठिंडा पहुंची और सेंट्रल जेल से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया। जग्गू भगवानपुरिया गैंग से सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर भी देश की विभिन्न एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। दिनांक 30 जून को एक हथियारों के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो अमृतसर निवासी जसनप्रीत था। इसकी पूछताछ में ये आया कि वो ये हथियार पंजाब के एक बहुत बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर और उसकी संरक्षण में ये सप्लाई कर रहा था, जिससे प्रकरण दर्ज किया गया और उससे अनुसंधान के बाद में जग्गू के खिलाफ जुर्म प्रमाणित करने पर इसको अनुसंधान हेतु बठिंडा जेल से अरेस्ट करके ले गया। डूंगरपुर जिले के छैला खेरवाड़ा गांव के पास 21 जुलाई को असारवा जयपुर एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने लूटने के इरादे से ट्रैक पर लोहे के सरिये रखकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने ट्रेन की सवारियों से लूट की मंशा से ये योजना बनाई थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मल्टीपल टीमें बनाई, मल्टीपल दबिशें दी गई और जिसके चलते आज हमने 6 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए हैं, जिसमें कि 5 गिरफ्तार हुए हैं और 1 नाबालिग है। और ये इन 6 में से 2 हैं जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। इनके द्वारा अब तक के अनुसंधान में बताया गया है कि इनका मोटिव ये था कि ट्रेन रुके और इनके द्वारा कुछ लूट जैसी घटना कारित की जाए। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, किराना दुकानदार की हत्या की गई। सिगरेट लेने गए युवक ने तलवार से हमला किया। हमले में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने आए पिता पर भी हमला किया गया। हमले में मृत के पिता का हाथ कट गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो चुका है। तो इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एक छोटे से विवाद के चलते एक हत्या और तलवार से मृतक के पिता पर भी वार किया गया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा उदयपुर दौरे पर थे। इस दौरान खेड़ा ने राजस्थान स्टडीज सर्किल की ओर से आयोजित प्रोफेसर पीसी व्यास स्मृति व्याख्यान समारोह में शिरकत की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती गेस्ट हाउस सभागार में उन्होंने अपने विचार रखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा और केंद्र के बजट को वर्ग विभेद करने वाला बताया। छोटा मोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का फैलाए तो चलो समझ में आता है, सीधा प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेकर नेहरू जी के विषय में जिस तरह का अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, संसद में खड़े होकर करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं, मुझे लगा कि और लगता है हमें लगातार इन भ्रांतियों का जवाब देना चाहिए, तथ्यों के आधार पर देना चाहिए और इस झूठ का मुकाबला करना चाहिए। अजमेर कांग्रेस में एक बार फिर आपसी कलह उजागर हुई। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को हटाने की मांग को लेकर 18 में से 15 पार्षदों ने विश्वास प्रस्ताव लाकर आला कमान को चेतावनी दे दी है। अगर 10 दिनों के भीतर आला कमान ने नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली को नहीं हटाया तो फिर पार्षद खुलकर अपना नेता चुनने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि द्रौपदी कोहली ने अजमेर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो कुछ मार्जिन से ही अनीता बघेल से हार गई थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और संगठन को जिम्मेदार ठहराया और खींचतान लगातार बढ़ती गई। अब पार्षदों नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के बीच खाई इतनी बढ़ गई है कि दोनों आर पार की लड़ाई करने को आतुर खड़े हैं। ऐसे में अब अजमेर शहर में एक बार फिर कांग्रेस की स्थिति खराब होती नजर आ रही है, लेकिन संबंध में कांग्रेस वाला कमान कोई ठोस निर्णय करता नजर नहीं आ रहा। अगर इसके ऊपर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या नेता प्रतिपक्ष चेंज नहीं किया तो पार्षदगण अपना नेता प्रतिपक्ष खुद चुनने में सक्षम होंगे। लेकिन उससे पहले हमने इनका अव्यवस्था प्रस्ताव पारित करके उसको रेगुलर लेते हुए उस चीज़ को अव्यवस्था प्रस्ताव पारित करा जो आज आपके समक्ष पेश है। क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका के लिए संगठन द्वारा एक विपक्ष का नेता घोषित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो लगभग 2 साल से हमारे यहाँ मनोनीत हैं, परंतु उनकी निष्क्रियता और उन्होंने कोई भी काम किसी जनहित के या पार्षद हित के या कांग्रेस के पार्षदों के लिए बात उठाई हो।
जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसको संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक से ज्यादा घिनौना अपराध कुछ और नहीं है। अगर किसी नेता अफसर को काली कमाई करनी भी है तो कोई और विभाग पकड़ लो, देश प्रदेश में पेपर लीक मत करो। आप सब लोग पेपर लीक पर मेरे स्टैंड को जानते हो, मैं कल भी उस पर कायम था, आज भी कायम हूं, आगे भी कायम रहूंगा, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तपस्या त्याग करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते हैं, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं, कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं, हमको ये जवाब लेने होंगे। जलदाय विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भारी ब्लैक मनी अर्जित करने के अहम सबूत मिले हैं। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और संजय बड़ाया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। अपने चहेते अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग देने के लिए ठेकेदार मोटी घूस देकर अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग करवाते रहे हैं। इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों ने काफी अहम सबूत प्रवर्तन निदेशालय को सौंपे हैं। ईडी के अधिकारियों ने पूर्व जलदाय मंत्री के करीबी रहे संजय बड़ाया से भी पूछताछ की है। ये खबर राजधानी जयपुर से, जहां भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने गुरुवार शाम को 3 बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों को पकड़कर बाजार में निकली पुलिस टीम को देखकर लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। गिरफ्तार तीनों बदमाशों को शराब दुकान पर तोड़फोड़ कर लूट मामले में गिरफ्तार किया गया है। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो चुके हैं। शेखावटी के कई लाडलों ने इसमें अपनी शहादत दी थी। हमारे और आपके पास उनके अदम्य साहस के कई किस्से सुनने के लिए हैं। ऐसे एक शहीद थे झुंझुनू के टीटनवाड़ गांव के सूबेदार शिवपाल सिंह शेखावत। यादों के कांटे नश्तर की तरह दिल में चुभते हैं। कभी कभी सब्र जवाब देने लगता है, लेकिन पति की शहादत हर दुख दर्द पर भारी। शहीद है, देखो दुख तो बहुत है, पर है खुशी हुई, देश के लिए काम है हमारे तक जिया हुई। शिवपाल सिंह शेखावत ने करगिल वॉर में जान पर खेलकर दुश्मनों को धूल चटाई और हंसते हंसते मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बेशक ज्ञान कंवर के पति को शहीद हुए 25 साल हो गए, लेकिन 26 जून 1999 का दिन भुलाए नहीं भूलता। हर रविवार को ज्ञान कंवर अपने पति से एसटीडी फोन से बात करने के लिए बड़गांव जाती थी। जिस दिन उनके पति की शहादत हुई, उसके दूसरे दिन भी रविवार था। वे एसटीडी में गईं और पति से बात करना चाहा, लेकिन उन्हें बात नहीं करवाई जा रही थी। तभी उन्हें सुनाई दिया कि सूबेदार साहब नहीं रहे। जब इस टाइम पे मैं फोन था, तो एसटीडी लाइव के बता जाऊंगी, तो मैं 2 बजे गई बता जाऊंगी, बता जाऊंगी बैठे फोन करे, फोन पर बदले फोन कोई जब मैं साहब का ठहर साहब का 12 बजे का है, तो दोबारा फोन लगाए गए बता कर साहब का इधर उनको बताओ ये साहब तो नहीं है। शहीद के बेटे संग्राम सिंह ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फौज में जाने की अथक कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सरकार ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दे दी। फिलहाल संग्राम कलेक्ट्रेट में कार्यरत है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका बेटा मानवेंद्र फौज में जाकर अपने दादा और पिता का सपना पूरा करे। मेरे पापा 26 जून 1999 को कारगिल में शहीद हुए थे। उनकी स्टैचू हमारे गांव में स्टेट हाईवे 37 पे लगी हुई है गांव में। अब आने वाले दिनों से हर साल यहाँ प्रोग्राम करते हैं। उनको
और 26 जनवरी 15 अगस्त को हम पंद्रह का प्रोग्राम करते हैं। मुझे उनसे प्राउड है, मुझे बड़ा क्या नहीं समझ सकता। और पर साल साल रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। शेखावत की प्रतिमा गांव के युवाओं और यहां से गुजरने वाले हर शख्स को वतन पर जीने मरने और वतन पर जान फिदा करने की प्रेरणा देती है। जीने की इजाजत दे या हुक्म शहादत दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य श्रवण कुमार द्वारा बुधवार को पशुपालन विभाग के अनुदान मांगों के दौरान साधु संतों और बाबाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने यह मामला उठाया और संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्रवाई से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया है। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के विधानसभा में बाबा पर दिए गए विवादित बयान पर सत्ता पक्ष लामबंद हो गया है। सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि श्रवण कुमार को माफी मांगनी ही पड़ेगी, जिसके बाद श्रवण कुमार ने माफी मांगी। साधु के प्रति बड़ी पवित्र भावना है, कहाँ गहरे में हो, साधु जो जेल में पड़े उनके लिए दुर्भावना है। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने यह मामला उठाया और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश के सन्यासी वर्ग पर बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसकी मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे विधायक साथियों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और आपसे आसन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें और सदस्य माफी भी मंगवाएं और उसको विलोपित भी करें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्यवाही से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया। चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सदन में नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की व्यवस्था के बावजूद सत्ता पक्ष के सदस्य कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ गए। क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, विधायक को माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान। सदन में सीकर से विधायक राजेंद्र पारेख श्रवण कुमार के पक्ष में खड़े हुए। उनके बयान को सुनकर सत्ता पक्ष एक बार फिर तिलमिला उठा। माफी मांगो। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 15 मिनट बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों ने माना कि भविष्य में सदन में कोई भी विधायक ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वैसे तो होश संभालते ही बड़े बूढ़े बच्चों को बोलना सिखाने लगते हैं, लेकिन क्या और कितना बोलना है इसे अच्छे नहीं समझ पाते। सूबे में कांग्रेस विधायक के ऐसे ही बयान पर बवाल मचा है। 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने और उसका रिजल्ट क्या? बेचारी मैडम वाले बयान पर छिड़ी रार। पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। कांग्रेस नेता के बयान पर दिया तगड़ा पलटवार। बयान से पता चलती है कांग्रेस की मानसिकता। जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान उनके एमएलए दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की विरोधी है कांग्रेस। पौने 3 घंटे, सुनिए, पौने 3 घंटे आपने, 1 मिनट रोहित जी, पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने। हर बोले जाने वाले बोल का मोल होता है, इसलिए जुबान खोलने के पहले सोचने विचारने की सलाह दी जाती है। ये बोले गए शब्दों का ही जादू है कि कोई झट से दोस्त बन जाता है, जबकि बिना सोचे समझे बोलने वाले से लोग किनारा कर लेते हैं। बात इसलिए क्योंकि ऐसे ही एक बोल पर सूबे की सियासत
गर्मा गई है। 2.25 घंटे, सुनिए, 2.25 घंटे आपने, 1 मिनट रोहित जी, 2.25 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने, और उसका रिजल्ट क्या? जो बजट था उसको 2-2, 4-4, 50-50 लाख में बांट दिया आपने, इसलिए बेचारी को 2.25 घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसी से कांग्रेस की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर इस बयान की निंदा की है और विपक्षी नेता को करारा जवाब दिया है। अपने लिए अमीन कागजी के इस्तेमाल की गई भाषा को दिया कुमारी ने कांग्रेस की महिला को कोई पद ना देने वाली सोच करार दिया। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में महिला को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन कांग्रेस को इससे परेशानी है। उससे इनको आपत्ति है, इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है, और ये बहुत गलत बयान है। दरअसल कांग्रेस विधायक कागजी कहना यही चाहते थे कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट उन्हीं अधिकारियों ने बनाया है जिन्होंने गहलोत सरकार में बनाया था, लेकिन बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में कागजी दिया कुमारी को बेचारी बोल गए। उनकी जुबान से निकले इसी शब्द के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और उसे आधी आबादी का दुश्मन साबित करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन विधानसभा में उस वक्त पे हंगामा हुआ जब सिविल लाइंस से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकार में रहते हुए देवस्थान बोर्ड का पैसा दूसरी जगह देने का आरोप लगाया। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? गोविंद देव जी के लिए वोट और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला। दिवालियों से लिया गया पैसा ईदगाहों को देने का आरोप। सदन में गोपाल शर्मा और रफीक खान के बीच तू-तू मैं। प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस को नए मुद्दे पर घेरा है, जिसकी झलक सदन में गोपाल शर्मा और रफीक खान के बीच तू-तू मैं के तौर पर देखी गई। उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, मगर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।